नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्याय 2 जो कि क्लास 10 भूगोल का चैप्टर है और टॉपिक का नाम है कृषि एग्रीकल्चर। उसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख रहे हैं, साथ में कुछ फैक्ट्स को भी देख रहे हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो 2024 में आया हुआ था वो 2 प्रश्न आया हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में 1 आया था। 23 में सेकंड शिफ्ट में 7 आया था, 21 में सेकंड शिफ्ट में 5 आया था। यानी कि ये कम इंपॉर्टेंट है पहला चैप्टर के तुलना में वस्तुनिष्ठ में। फिर भी तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है, बहुत कम है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सा है? ये खरीफ फसल जो है वो चावल है। क्या वो खरीफ फसल कौन सा है? खरीफ फसल चावल है। और इसमें जो गेहूं है, सरसों है, मटर है, ये रबी फसल है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? देखिए, उष्ण, शीतोष्ण, उष्ण शुष्क। तो हमारे जो पर्यावरण बिहार, यूपी, बंगाल वगैरह में है, ये उष्ण आर्द्र। किस प्रकार की जलवायु हमारे यहाँ? उष्ण आर्द्र। और उष्ण आर्द्र जलवायु में ही चावल की खेती अच्छा होता है। तीसरा है कि चावल है। चावल क्या है? चावल खरीफ फसल है, रबी फसल है, जायद फसल है। चावल खरीफ फसल है। चावल क्या है? खरीफ फसल है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? दाल जो है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट चावल वगैरह में पाया जाता है, शुगर में पाया जाता है, शुगर केन में पाया जाता है, अब आलू में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। वसा जितना तेलीय फसल है, यानी कि आप सरसों तेल ले लीजिए, सूर्यमुखी ले लीजिए, और देखिए घी वगैरह जो है उससे भी वसा प्राप्त होता है। तो बचा क्या? एक प्रोटीन। तो दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? वो प्रोटीन है। रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। यानी कि देखिए, अभी क्या है, अभी जो हम लोग खरीफ फसल धान वगैरह है, वो क्या है, वो जैसे ही कट जाएगा, कटने के बाद नवंबर सब में, अक्टूबर के अंत या नवंबर में, पंजाब सब में तो अक्टूबर में बोना स्टार्ट हो गया रबी फसल। लेकिन बिहार का जो क्षेत्र है, यूपी का जो क्षेत्र है, वो नवंबर में बोया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है? देखिए, अब व्यवसायिक फसल क्या होता है? व्यवसायिक फसल मतलब उसका मेन मकसद होता है खेत में फसल उगाकर उसको बेचना, उससे इनकम कमाना, मेन मकसद होता है, वही कहलाता है व्यवसायिक फसल। तो गेहूं जो है, गेहूं व्यवसायिक फसल नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मानव को नीड होता है गेहूं का। लेकिन मान लिया जाए हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग तंबाकू नहीं खाते हैं, यानी कि क्या ये हम लोगों को बेसिक नीड है? नहीं है, जरूरत नहीं है। जैसे जूट, गन्ना पिया जाता है, लेकिन बेचने के लिए ही मकसद से उगाया जाता है। अब तो गन्ना से इथेनॉल बनना स्टार्ट हो गया है। जूट बिहार में जो है और बंगाल में उगाया जाता है, होता है, और बांग्लादेश 1 नंबर पे दुनिया में जूट उगाने में। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि, तो सोपानी कृषि जो है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है, ये ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से है। क्या है? डेयरी विकास से है ऑपरेशन फ्लड। अब जानते करते हैं। अब डॉक्टर वर्गीज कुरियन कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन यही श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है उनको। तो इसलिए ऑपरेशन फ्लड दूध से रिलेटेड है और दूध डेयरी विकास के लिए जाना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित कौन रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए, धान। निम्नलिखित में कौन रोपण फसल नहीं है? रबड़, गन्ना, धान, चाय। देखिए, इनमें से जो है धान जो है रोपण फसल नहीं है। भैया ऐसा क्यों कि ये रोपण? आप तो लोग सोचेगा कि धान तो हाथ से मोरी पहले उसका बिचड़ा से छोटा छोटा बच्चा धान उखाड़ा जाता है, फिर उसको धान बोया जाता है खेत में, फिर उससे रोपा जाता है, फिर उससे। लेकिन देखिए, जो रबड़ है, रबड़ का पेड़ होता है, आप जानवे करते हैं। ये रबड़ वो जो केरल, तमिलनाडु वगैरह में, कर्नाटका वगैरह में, थोड़ा थोड़ा जनरली केरल में इसका फसल। फिर गन्ना, देखिए गन्ना कहाँ? गन्ना तो पूरा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में, बिहार के कुछ हिस्सों में गन्ना बोया जाता है। तो ये
रबड़ है, गन्ना है, चाय है। चाय दार्जिलिंग जाना जाता है, चाय के लिए आसाम जाना जाता है, कर्नाटका जाना जाता है, तमिलनाडु जाना जाता है चाय उगाने के लिए। तो चाय, गन्ना, रबड़ जो है वो रोपण फसल है, जबकि धान रोपण फसल नहीं है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल, तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल धान है। क्यों? कि देखिए, धान एक ऐसा फसल है जो भारत के हर हिस्से में कुछ न कुछ उगाया जाता है। आप केरल भी चल जाइए, तमिलनाडु में जो सुखाड़ जगह है तमिलनाडु, फिर भी वहां पर। उसके बाद देखिए हमारे बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर जगह, मध्य प्रदेश में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, हर जगह धान बोया जाता है। लेकिन गेहूं क्या है, बहुत जगह नहीं बोया जाता है। धान तो 3-3 सीजन, 4-4 सीजन धान बोया जाता है साल में, लेकिन गेहूं तो ऐसा नहीं होता। इसलिए भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो धान है। निम्नलिखित कौन रबी फसल है? निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? गेहूं क्या है? रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, धान का एक प्रकार है, धान का एक प्रकार है। देखिए, औस है, अमन है, बोरो है। धान जो है, औस भी एक प्रकार है, अमन का भी एक प्रकार है, बोरो का भी एक प्रकार है, यानी कि इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो देखिए, गेहूं क्या है? रबी फसल है। तिलहन क्या है? रबी फसल है। जौ क्या है? रबी फसल है। तो बचता क्या है? धान। मतलब धान क्या है? ये खरीफ फसल है। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन रोपण का फसल? अभी जस्ट उधर देखे थे, धान छोड़कर सभी। तो रबड़ क्या है? रोपण फसल है। चाय क्या है? रोपण फसल है। और गन्ना क्या है? रोपण फसल। मतलब इनमें से सभी। निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है? बोलता है निम्नलिखित में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? चना हुआ, मटर, मूंग, ये सब जो है ना, क्या करता है? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। लेकिन राजमा जो है वो राजमा नहीं करता है। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो देखिए, संयुक्त, आज भारत का बात कर रहे हैं तो फिर संयुक्त राष्ट्र क्यों? यूएन का बात क्यों करेंगे? यूएनओ का है। उसके बाद खाद्य एवं कृषि संगठन। तो भारतीय, इसका जो आंसर होगा, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? तो भारतीय खाद्य निगम, भारतीय खाद्य निगम बनाता है। निम्नलिखित में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है? निम्नलिखित चाय निर्यातक पत्तन कौन है? अब देखिए, चाय निर्यातक पत्तन मतलब वैसा सी पोर्ट जहां से अत्यधिक मात्रा में चाय का निर्यात किया जाता है दूसरे देशों के लिए। तो एक चीज बताइए, कौन ऐसा हो सकता है? मुंबई, पारादीप, कोची, कलकत्ता, वैसा जगह चुनिए जहां पर क्या सबसे अधिक क्या होता है, उस आसपास के स्टेट में चाय का उत्पादन होता है। हमको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, एक ही है, और वो मुंबई, कोलकाता है। अब बताइए, आसाम में भी चाय होता है, दार्जिलिंग में भी चाय होता है, सिक्किम के कुछ हिस्सों में चाय होता है, बिहार के कुछ हिस्सों में किशनगंज वगैरह में चाय की खेती होता है, बंगाल। तो अब देख क्या रहे हैं, तो अगर ऐसा है तो सबका तो वही तो है, क्योंकि जो चिकन नेक है वहां से सब आता है, कलकत्ता पोर्ट ही तो उधर नियरेस्ट सब है। तो कोलकाता जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पत्तन है। औस एक प्रकार का है। औस एक प्रकार का क्या है? गेहूं का, मक्का का, बाजरा का, धान का। किसका? धान का। औस एक प्रकार है धान का। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। दक्षिण भारत का बात कर रहा है, तो इसलिए अगर पूछ देगा पूरा भारत में तो उत्तर प्रदेश, दूसरा स्थान पे महाराष्ट्र, लेकिन पूछ रहा है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है तो वो तमिलनाडु है। तो ऑब्जेक्टिव तो यही तक था। कुछ तथ्य को देखते हैं अब आगे। देखिए, पहला है, होता है ना, अभी जस्ट देख रहे थे नकदी फसल, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है और ये आ रहा है एग्जाम में, इसलिए हम उसको कुछ को ले लिए हैं। पहला है नकदी फसल। देखिए, अब जो नकदी फसल है, पहला नकदी फसल है क्या है? छोटे या बड़े आकार के भूखंड
पर अधिक से अधिक मुद्रा की प्राप्ति के उद्देश्य से इस प्रकार के फसल उगाए जाते हैं। क्या बोला? नकदी फसल वैसा फसल जो अधिक मात्रा में इनकम, पैसों के कमाई के लिए, इनकम के लिए जो फसल उगाए जाते हैं, इसका मेन मकसद है नकदी फसल को इसको बो कर मेहनत करके इससे अधिक से अधिक सामान को बेच दें दूसरे जगह, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में, जिससे क्या हो? इनकम अधिक हो। तो वो नकदी फसल है। नकदी फसल में क्या है? तंबाकू। देखिए, तंबाकू हर आदमी तो खाता पीता नहीं है, कुछ लोग। तो तंबाकू हो गया। दूसरा मसाला, आप जानवे करते थे 1498 में कौन पुर्तगीज था? पुर्तगीज एक आए थे भारत में, जिसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 में आए थे। वो कालीकट जगह है, वहां पर आए थे। वहां का राजा था जमोरिन। वो तो आए थे और वो देखे कि यहाँ पे मसाला है, यहाँ से ले गए। उन्होंने 50 गुना इनकम कमाई किया था। उसके बाद तो भारत में होड़ मच गया मसाला कम यहाँ से ले जाने के लिए और बहुत सारी चीजों को ले जाने के लिए। यानी कि नकदी फसल है ये, जिससे क्या हो? किसान को, व्यापारी को अधिक से अधिक मुद्रा प्राप्त हो। अब रोपण फसल क्या है? रोपण फसल, देखिए रोपण फसल तो रोपण फसल है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की व्यापारिक कृषि ही है, लेकिन इस कृषि में उद्योग की तरह ही मैनेजर, मजदूर की व्यवस्था होती है और मिल मालिक की तरह इसमें कृषक की स्थिति होती है। ऐसे कृषि बड़े बड़े फार्मों में यंत्रों अन्य अत्याधुनिक तकनीक से की जाती है। देखिए, एक नकदी फसल और रोपण फसल दोनों लगभग ही है, लेकिन नकदी फसल का जो मकसद होता है वो बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है और मेन मकसद होता है इनकम, मुद्रा कमाना। रोपण फसल भी वही है, ये व्यापारिक कृषि ही है, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जैसे कि देखिए, रोपण फसल है चाय का, तो क्या होता है? आसाम है, दार्जिलिंग जाइए, उस पूरे इलाके में ही चाय बोया जाता है। तो उसमें स्टाफ रहता है, वर्कर रहता है, मैनेजर रहता है, मजदूर होता है, सब होता है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, एक अरेंजमेंट होता है। और इसके तौर पर क्या होता है? किसान के द्वारा जो सामान बेचा जाता है एक अरेंजमेंट के तहत दूसरे देशों में, राज्यों में। ठीक है। अब उसी तरह चाय हो गया तो गन्ना भी हो जाएगा। गन्ना, चाय का बाद क्या? गन्ना के बाद क्या? रबड़ है, चाय है। ये सब जो है, ये सब कौन है? रोपण फसल है। अब जीवन निर्वाह कृषि क्या है? भारतीय कृषि आजीविका प्रदान वो प्राचीन एवं परंपरागत व्यवसाय। भारत की 70% आबादी कृषि पर ही आधारित है। जीवन निर्वाह कृषि उस कृषि को कहते हैं जो सिर्फ अपने आजीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन को चलाने के लिए खेती किया जाता है। और हमारे भारत में जानते हैं लगभग 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर होता है किसी न किसी तौर। इस प्रकार कृषि पर जनसंख्या का बोझ क्या होता है? बहुत अधिक होता है। फिर खदानों की प्रधानता, अधिक जनसंख्या के लिए भोजन जुटाने हेतु खदानों का ही मुख्य रूप से उत्पादन करना पड़ता है। व्यापारिक फसलें कम पैदा की जाती है। कृषि के प्राचीन तरीके, भारत में कृषि कार्य अभी भी पुराने और पिछड़ी विधियों से किया जा रहा है। हमारे देश में आप देखते होंगे चाइना वगैरह में बांस के तरह गन्ना उगाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ वही सिट्टी के तरह गन्ना उगाया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो कृषि पद्धति है वो पुराने तरीके से ही क्या किया जा रहा है? उगाया जा रहा है। अब देखिए व्यापारिक कृषि, इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी, आधुनिक तकनीक का निवेश किया जाता है, अतः किसान अपनी लगाई पूंजी से अधिक लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है, जैसे चाय और कॉफी है। अब देखिए मेन ये है भारत की प्रमुख फसलें। पहला देखिए, पहला है खरीफ फसल। खरीफ फसल अभी जो बिहार में धान वगैरह जो बोया गया है, जिसको हम लोग चावल बोलते हैं, ये खरीफ फसल है। जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में कटाई किया जाता है। जैसे देखिए धान को हम लोग जून जुलाई में बोए थे, क्योंकि मानसून भी हमारे यहाँ इसी समय पर प्रवेश करता है। और अक्टूबर नवंबर हम लोग क्या कर लेंगे? धान का कटाई कर लेंगे। धान का कटाई
और ये ऋतु कौन सा होता है भाई? वर्षा ऋतु नहीं होता है? अभी भी तो कुछ दिन पहले से वर्षा हो रहा था। तो जो खरीफ फसल है वो जून जुलाई में बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, और ये वर्षा ऋतु है। तो इसका फसल कौन कौन है? देखिए, चावल मेन, जो खरीफ फसल का जो मेन फसलें हैं ना, वो चावल है, मूंग है, ज्वार है, बाजरा है, कपास है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, तिल, जूट, मूंगफली, ये सब क्या होता है? उगाया जाता है। अब देखिए रबी फसल। रबी फसल जो है, रबी फसल अब जैसे ही खरीफ फसल की कटाई किया जाता है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं? रबी फसल का बुआई करते हैं। जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब का बुआई करते हैं हम लोग। तो रबी फसल जो होता है, रबी फसल बोया जाता है अक्टूबर नवंबर में और काटा जाता है मार्च अप्रैल में। और देखिए अक्टूबर नवंबर आ गया है तो हम लोगों को हल्का हल्का ठंडा लगने लगा है और ठंडा प्रवेश कर चुके हैं। यानी कि रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, रबी फसल को मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। और ये ऐसा कैसा होता है? शीत ऋतु होता है। इसमें गेहूं है, चना है, मैसूर है, मटर है, तीसी, सरसों, ये सब रबी फसल का उदाहरण है। फिर देखिए जायद फसल। ये जो फसल है ना, ये खरीफ और रबी फसल के बीच में, यानी कि मार्च अप्रैल में जब हम लोग रबी फसल की कटाई कर लेते हैं तो खेत कुछ दिनों के लिए खाली रहता है। उस खाली खेत में हम लोग जायद फसल को बो देते हैं। और देखिए इसको बोते हैं मार्च अप्रैल में और काट लेते हैं मई जून में। और ये कौन सा ऋतु होता है? ग्रीष्म ऋतु। इसमें आपको सब्जी दिखेगा, कद्दू, ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज, धान, मकई, मूंग, उड़द, ये सब जो है, ये सब जायद फसल के अंतर्गत आता है। तो खरीफ फसल जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट लेते हैं। जायद फसल मार्च अप्रैल से में बोते हैं और मई जून में काटते हैं, यानी कि तोड़ते हैं। सब कद्दू वगैरह क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक आता है वर्धन काल। क्या है वर्धन काल? फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? वर्धन काल। यानी कि वैसा समय जहां फसल बोने और बढ़ने और पकने के लिए एकदम मस्त मौसम, एकदम अच्छा सा मौसम मिलता है उसको और अच्छा फसल होता है, वो वर्धन काल कहलाता है। अब देखिए हरित क्रांति। क्या है? हरित क्रांति। ये हरित क्रांति बोलते हमारे देश की कृषि में क्रांतिकारी विकास, इसमें मुख्यतः नए बीजों, खादों एवं उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के फलस्वरूप कुछ अनाजों की उपज में अधिक वृद्धि। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति का मकसद था, और एस स्वामीनाथन थे हरित क्रांति के जनक, जानवे करते हैं, भारत के एस और दुनिया के एस वॉरलॉग थे। तो अब देखिए हरित क्रांति का मकसद क्या था? सबसे पहले कम मेहनत में ज्यादा फसल उपजाना, नए बीज को लाना, नए नए खाद का प्रयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना, जिससे क्या हो? फसल अच्छा हो। रोपण कृषि क्या है? बड़ी बड़ी रोपण कृषि। तो रोपण कृषि बड़ी बड़ी आर्थिक इकाइयों में व्यापारिक उत्पादन के लिए एक या एक से अधिक किस्मों के पौधे की रोपण पद्धति है। यानी कि इसमें क्या बोलता है? बड़े बड़े आर्थिक इकाइयों, बड़ा बड़ा जगह पर। इसमें मकसद होता है व्यापार का उत्पादन, व्यापारिक उत्पादन के लिए, यानी कि बेचने के लिए इस प्रकार की कृषि का प्रयोग करते हैं, यानी रोपण कृषि का प्रयोग करते हैं, जिससे अधिक किस्म के पौधे के रोपण करते हैं और उससे ज्यादा इनकम कमाते हैं। अब देखिए चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य। सबसे ज्यादा चावल, देखिए यह उत्तर प्रदेश और यह पश्चिम बंगाल। यही दोनों आगे पीछे चलते रहता है, कभी उत्तर प्रदेश तो कभी पश्चिम बंगाल। किसमें? चावल उत्पादन में 1 नंबर पे रहता है, कभी ये। उसके बाद देखिए ये आंध्र प्रदेश है, पंजाब है, क्या है? बिहार है। बिहार 7%, यानी कि पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश आगे पीछे। उसके बाद जो ऑल छोड़ दिए, यानी कि उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आसाम हो गया, ये ओवरऑल इधर जो बचा हुआ 43% चावल का उत्पादक राज्य है। ठीक। अब देखिए गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य।
गेहूं तो एक नंबर पे रहता है हमेशा। कौन? उत्तर प्रदेश। भारत का 32% उत्पादन केवल और केवल उत्तर प्रदेश में होता है गेहूं का। दूसरे स्थान पे पंजाब। देखिए पंजाब में डेंसिटी घनत्व के अनुसार सबसे ज्यादा पंजाब में होता है, लेकिन ज्यादा क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश। यही कारण है कि भारत का सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश 14% गेहूं का उत्पादन होता है, हरियाणा में 12% होता है, राजस्थान में 10% होता है, 14% जो अन्य है इसमें हम लोग आते हैं। कौन? बिहार वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कपास के प्रमुख उत्पादक राज्य देख लीजिए। गुजरात एक नंबर पर है कपास उत्पादन में, और 26% कपास अकेले गुजरात उत्पादन करता है कपास का। दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके बाद हरियाणा है 7%, मध्य प्रदेश 6%, और अन्य है 7%, 17% अन्य। चलिए देखते हैं गन्ना के प्रमुख उत्पादक राज्य। देखिए उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट गेहूं देखिए सबसे अधिक 34%। उसके बाद देखिए गन्ना में भी एक नंबर पे कौन? उत्तर प्रदेश, और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। गन्ना उत्पादन में भी एक नंबर पे उत्तर प्रदेश है और 2 नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है, तमिलनाडु है, उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश है, उसके बाद अन्य में कौन? यानी बिहार वगैरह किसमें आते हैं? अन्य में आते हैं। यानी कि बिहार हर चीज में हम लोग किसान प्रधान राज्य हैं, कृषि प्रधान राज्य हैं, लेकिन देखिए हर चीज में कौन कौन आगे? उत्तर प्रदेश 39%, महाराष्ट्र 20%, कर्नाटक तमिलनाडु 10%, आंध्र प्रदेश 5%, अन्य। अब देखिए मिर्च देखिए, मिर्च का उत्पादन दक्षिण भारत 80% मिर्च दक्षिण भारत में उत्पादित होता है। अब दक्षिण भारत में कौन आ जाएगा? बिहार थोड़ा आएगा। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक ये सब आता है। इसको तापमान क्या चाहिए? देखिए वर्षा चाहिए 60 से 120 सेंटीमीटर, तापमान से 10 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो मिर्ची अच्छा होगा। अब हल्दी उत्पादन में देखिए, हल्दी को तापमान चाहिए ज्यादा। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, देखिए बिहार में भी होता है कुछ मात्रा में, लेकिन हम लोग तो खा ही जाते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। लेकिन देखिए विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक हल्दी का अगर कोई राज्य देश तो भारत है, राज्य है वो तमिलनाडु। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है राज्य तमिलनाडु दुनिया का हल्दी में, यानी कि भारत में सबसे अधिक हल्दी का उत्पादन कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। लहसुन देखिए, लहसुन इसको चाहिए 120, 125, 130 सेंटीमीटर। विश्व का आधा लहसुन भारत में, देखिए विश्व का आधा लहसुन कहाँ होता है? जितना भी दुनिया में लहसुन है उसमें आधा लहसुन भारत में उत्पादन होता है। कोचीन का लहसुन सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। केरल देखिए, केरल में भारत का 25% अकेले केरल लहसुन का उत्पादन करता है। ऐसे ही उसको मसालों का नगरी और घर कहा जाता है। अदरक तो जानते हैं, जिसको हम लोग देहात में क्या बोलते हैं? आदि। अदरक देखिए, अदरक आधा भाग निर्यात हो जाता है, यानी भारत में जितना भी उत्पादन करते हैं ना, उसका आधा भाग हम लोग निर्यात कर देते हैं। काली मिर्च जो है केरल एक नंबर पे काली मिर्च उत्पादन करने में, और काली मिर्च जो है विश्व का 20% उत्पादन अकेले भारत करता है। उसके बाद बचता है केसर, तो जानवे करते हैं केसर जो है कहाँ? एकमात्र राज्य है जम्मू कश्मीर। अब कुछ कहीं उपजाने लगा है, लेकिन एक नंबर पे अभी भी केसर ही है, ये जम्मू कश्मीर ही है। और भारत का 80% और यानी उत्पादन का 80% केसर क्या करता है? वो निर्यात करता है। अब देखिए, अब बोलता है कि फलों के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? जैसे आम का उत्पादन कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार में। जानवे करते हैं जर्दालू आम भागलपुर बिहार का बहुत फेमस है। संतरा ऐसे बोला जाए
तो संतरा नागपुर महाराष्ट्र का दुनिया में फेमस है और भारत में हम लोग इतना। दूसरा कौन सा है? मेघालय में भी संतरा होता है। केला, केला उत्पादन तो देखिए केला में केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु वगैरह राज्य हैं। लीची और अमरूद, लीची और अमरूद में बिहार और उत्तर प्रदेश जाना जाता है। और बिहार का मुजफ्फरपुर जो जिला है वो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा लीची उत्पादन करता है। अनानास, अनानास तो एकदम फेमस है भाई। कौन? मेघालय, मेघालय फेमस है अनानास। मेघालय जाना जाता है अनानास के लिए। अंगूर, अंगूर तो अंगूर जो है वो महाराष्ट्र जाना जाता है अंगूर के लिए। कौन? महाराष्ट्र। और देखिए प्याज भी महाराष्ट्र के लिए जाना जाता है। नासिक शहर जो है महाराष्ट्र का, वहाँ पे प्याज भी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। सेब, आड़ू, खुबानी, ये सब देखिए ये सब है क्या? ये सब एक्चुअली ठंडा प्रदेश में उगाया जाता है। सेब, आड़ू, खुबानी ये हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ही इसका ज्यादा फसल। अब सुपारी, जो पान खाता है उसको पता है पूजा वगैरह में इसका यूज होता है। तो सुपारी जो है, सुपारी का प्रोडक्शन जो करते हैं केरल में, आंध्र प्रदेश में और गोवा में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फसलों के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हम लोग जानते हैं। जैसे चावल है, चावल, चावल का उत्पादन बातें कहाँ कहाँ होता है? पूर्वी भाग। अब पूर्वी भाग कौन कौन होता है? जैसे कि मिजोरम, मणिपुर है, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल है, ये पूर्वी भाग हुआ। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिणी पूर्वी भाग पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ठीक है ना। पश्चिम की तटीय पेटी केरल, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, तो यहाँ पर क्या होता है? धान। और उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर, हम लोग जो है उत्तर प्रदेश वाला, बिहार वाला, तो यहाँ पर भी क्या होता है? चावल का खेती होता ही है। ठीक है। अब गेहूं, गेहूं बोलते हैं पश्चिमी उत्तर और मध्य भाग। देखिए दिया हुआ है, रोक के देख लीजिएगा। आज यही रहने देते हैं। जय हिंद। आप लोग सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। धन्यवाद।